आपका रीजनिंग में हर चैप्टर क्लियर होता है, उसके बावजूद भी आप परीक्षाओं में प्रश्न को नहीं बना पाते हो क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 24 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर नीचे यहाँ पर संख्या लिखिए कि जिस प्रकार 5 का संबंध 117 से है और 6 का संबंध 208 से है, उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर इस 5 से 117 कैसे लिखा है और इससे 6 से 208 कैसे लिखा है, ये हम सबसे पहले तो पता करेंगे और सभी में एक ही लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इस 5 से 117 कैसे लिखा है। तो 5 हमारे पास छोटी संख्या है और 117 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम छोटी संख्या का संबंध बड़ी संख्या से पता करते हैं तो वहाँ पर उस छोटी संख्या का या तो वर्ग करते हैं या फिर घन करते हैं। तो यहाँ पर 5 का वर्ग कितना होता है तो आप कहोगे 25 होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या है 25 से भी, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अभी घन करके देखते हैं। तो यहाँ पर 5 का घन करेंगे तो 5 का घन कितना होता है, तो ये आपको पता होगा कि 5 का घन होता है 125। कितना होता है 125, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा है 117, यानी अगर हमें 125 से 117 बनाना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे तो 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 117 बन जाएंगे, ठीक है। कितने बन जाएंगे 117 बन जाएंगे और 117 यहाँ पर दिया है। अब इसी लॉजिक से यहाँ पर 6 से 208 का पता करते हैं। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 6 का घन करेंगे। तो 6 का घन कितना होता है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 6 का घन होता है 216। कितना होता है, तो 6 का घन 216 है, ठीक है। अब 216 में क्या करेंगे हम, सेम तरीके से जैसे यहाँ पर 8 माइनस किया था तो यहाँ पर भी 8 माइनस करेंगे। तो 216 में जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 208 बचेंगे। कितने बचेंगे 208। तो यहाँ पर हमने 117 और 208 का पता कर लिया है एक ही तरीके से। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम 8 से बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर घन करना है। तो 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन आपको पता होगा 512 होता है। कितना होता है 512। अब 512 होने के बाद हम क्या करते हैं, घन करने के बाद यहाँ पर जैसे 8 माइनस किया, यहाँ पर जैसे 8 माइनस किया, वैसे कि वैसे यहाँ पर भी 8 माइनस करेंगे, ठीक है। सभी में समान लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर 8 माइनस कर देंगे 512 में से, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर हमारे पास 504 बचेंगे। तो 504 यहाँ पर 8 का संबंध होगा, किसका होगा 504 का। तो 504 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको 3 आकृतियाँ पैटर्न दी है और इन्हीं आकृतियाँ पैटर्न में आपको यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर वाला प्रश्न है। तो देखिए जब भी आपको ऐसी अलग अलग पैटर्न वाली आकृति दिखे और वहाँ पर आपको लुप्त पद या लुप्त संख्या ज्ञात करना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जिस आकृति में, जहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे यहाँ पर ऊपर दिया है तो बाकी की आकृति में ऊपर संख्या कैसे लिखी वो आपको पता करना। जैसे यहाँ पर 18 कैसे लिखा नीचे वाली संख्या से और यहाँ पर 15 कैसे लिखा ये आपको पता करना। और यहाँ पर भी आपको सभी में एक ही लॉजिक लगाना, एक ही तरीका लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर 15 कैसे लिखा, यानी इन दो संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 15 मिले। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11। दोनों को प्लस करने पर कितने हो रहे 11 और हमें 15 बनाना है तो हम क्या करेंगे इस 11 में भी 4 जोड़ देंगे अपनी ओर से। 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे और 15 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों को जोड़ते हैं सेम लॉजिक से। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे 9 और 4 13
और 13 में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जैसे यहाँ पर +4 किया था तो यहाँ पर भी +4 ही करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी में सेम लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर 13 में +4 करेंगे तो कितने होंगे, 17 होंगे, और यहाँ पर 18 लिखा, मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाते हैं। अब दूसरी लॉजिक क्या है कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दोनों का आपस में गुणा कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30, कितने हो जाएंगे यहाँ पर गुणा करने पर 30, और 30 का अगर मैं यहाँ पर 2 से काट के आधा करूँ तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे आधा करने पर 15 हो जाएगा, और 15 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम 18 का पता करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से सबसे पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, तो 9 चौक 36 आ रहे हैं, और 36 को भी सेम तरीके से क्या करना, 2 से काट के आधा करना है। तो आधा करेंगे तो कितना आएंगे, 18 आएंगे, और 18 भी यहाँ पर लिखा है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक पता चल चुका है कि अभी यहाँ पर कौन सी लॉजिक मिली, हमें नीचे वाली दो संख्या का गुणा करना है, और गुणा करके जो संख्या आती है उसका आधा करेंगे तो हमें ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 छिंग कितने होते हैं, 42 होते हैं, कितने होंगे 42, और 42 का हमें यहाँ पर आधा करना है। तो यहाँ पर आधा करेंगे तो कितने बचेगा, तो यहाँ पर आधा 21 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 21 दिया है, तो ऑप्शन में 21 दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस लॉजिक से भी अगर ऑप्शन में 21 नहीं मिलता है तो और भी दूसरी लॉजिक लगाना पड़ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो बताइए इस आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिभुज गिनने की हर बार मैं ट्रिक बता रखा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको उसी ट्रिक से काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि बार बार बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब बार बार बताना मतलब टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। हालांकि मैं हर उसके साथ बताता रहता हूँ कि इसमें ये ट्रिक लगती है, तो यहाँ पर भी बता ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा, एक तो ये हमारा पास ऐसी आकृति मिलती है जिसमें त्रिभुज हम काउंट करते हैं, और इसमें क्या होता है कि लाइन खींची हुई मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप बोर नहीं हो रहे हो, मैं यहाँ पर आपको वापस से समझाने की कोशिश कर रहा। एक आकृति हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है, इस प्रकार की होती है, तो उसमें भी क्या होता है कि यहाँ पर भी हम ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। तो ये दो आकृति में आप ट्रिक समझ लीजिए। सबसे पहले कॉलम में संख्या लिखेंगे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, यानी कि इस आकृति में 6 त्रिभुज है। सेम लॉजिक यहाँ पर दूसरा 1, उसके बाद यहाँ पर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जितना होता है उसका हमें डबल करना है। तो यहाँ पर 4 है, 4 का डबल कितना होगा 8, तो इस आकृति में 8 त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इसी ट्रिक से यहाँ पर हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिंगल को गिनेंगे। यहाँ पर मैं इसको देखूँ तो इसमें तो आपको पता होगा कि टोटल कितने हैं। तो यहाँ पर 4 खाने मतलब यहाँ पर टोटल 8 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 8 को मैं सीधे लिख लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर हम सिंगल को गिनेंगे। तो सिंगल मतलब एक ये है, एक ये है, इसके बाद एक ये है, एक ये है, एक के बाद एक ये है, एक ये है, एक ये एक है। मतलब यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 10 यहाँ पर है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे, सॉरी 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 8 हमें इनमें भी दिख रहा है, यानी कि ग्रीन वाला भी हमें यहाँ पर 8 दिख रहा है। तो 8, 8 कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 16 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या है वो कितनी है, 16 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमें पिता दिया है, पायलट दिया और महिला दिया है, और इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना। तो ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है, वेन आरेख का प्रश्न है। तो वेन डायग्राम के प्रश्न को जब भी हम सोल्व करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पिता दिया है, पायलट दिया है और महिलाएँ दिया है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पिता का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या करा, पिता का डायग्राम बना लिया, ठीक है। क्या करा, पिता का डायग्राम बना लिया। उसके बाद अब पिता का बनाए, अब हम यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया पायलट। आप महिला का भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम पायलट का बनाते हैं। अब पायलट का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर पिता का डायग्राम बना लिया है, क्या इनका पायलट से कोई संबंध है या नहीं है। तो क्या पिता पायलट हो सकता है, तो आप कहोगे कि हाँ कुछ पिता पायलट होते हैं, कुछ पिता नहीं होते हैं। कुछ पिता पायलट होते हैं, कुछ पिता पायलट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो पिता और पायलट का जो संबंध है वो कुछ वाला है, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया महिला।
अब महिला का डायग्राम बनाने से भी पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर पिता और पायलट का डायग्राम बना लिया, क्या इनका महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो क्या महिला पिता हो सकती, नहीं हो सकती है। तो पिता और महिला का तो दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि महिला पिता नहीं हो सकती और पिता महिला भी नहीं हो सकता, तो दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन महिला भी पायलट हो सकती है, कुछ महिला पायलट होती है, कुछ नहीं होती। तो यहाँ पर पायलट का भी कुछ कुछ वाला संबंध है। तो डायग्राम यहाँ पर कैसा बनेगा, ये महिला का ऐसा बनेगा और कुछ हिस्सा यहाँ पर ये पायलट का ले लेगा, ठीक है। तो डायग्राम जो तीनों शब्दों का बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि एजुकेशन को यहाँ पर GFWCATKQP और यहाँ पर कह रहा है कि प्रोफेसर को RTQFESUQT लिखा गया है, उसी भाषा में फैकल्टीज़ को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, तो लेटर का कोड हमें यहाँ पर लेटर दिया है। जब लेटर का कोड लेटर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में या तो माइनस करके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं, या फिर उनका क्या करते हैं, अपोजिट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले शुरू से, यानी कि पहले से पहले को देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ई से जी को देखेंगे तो ई जी मतलब कितना प्लस है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 2 प्लस दिखाई दे रहा है। उसके बाद डी से क्या करेंगे, एफ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस है। फिर यू से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस है। अब यहाँ पर सी सी ए टी टी ये एक जैसा दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको देखिए जो ये वाला सी है, सी यहाँ पर एक जैसा दिख रहा है, ए भी आपको यहाँ पर एक जैसा दिख रहा है, और टी भी आपको यहाँ पर एक जैसा दिख रहा है। यानी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 9 लेटर है। टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने लेटर है, 9 लेटर है। तो 9 में से 3 को क्या करा था, 2 प्लस 2 प्लस करा। ये वाले जो 3 है उनको वैसा की वैसा लिखा है, और ये वाले जो 3 है उनको उनमें 2 प्लस कर रखा। और इधर वाले 3 में देखेंगे तो आई के बाद क्या लिखा है, तो आप कहोगे आई के बाद यहाँ पर के लिखा है, मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस कर रहा है, तो आई के बाद के मतलब यहाँ पर 2 प्लस, ओ के बाद क्यू मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस, एन के बाद पी मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस, तो इनमें भी 2 प्लस कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल 9 लेटर है, 9 में से 3 में क्या करा था, 2 प्लस 2 प्लस, और बीच के 3 को वैसा की वैसा लिखा है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर हम प्रोफेसर के साथ भी लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर P से R को देखेंगे तो P से R कितना प्लस है, 2 प्लस है। R से T यहाँ पर भी 2 प्लस है। O से Q यहाँ पर भी 2 प्लस है। अब यहाँ पर 3 हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए F से F को ही लिखा है, यहाँ पर E से E को ही लिखा है, यहाँ पर S से S को ही लिखा है, मतलब वैसा कि वैसा है। फिर वापस से देखिए, यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाले में S से U 2 प्लस है, O से Q 2 प्लस है, और R से T यहाँ पर भी 2 प्लस है। तो आपको लॉजिक मिली कि पहले 3 में 2 प्लस, फिर बीच वाले 3 को वैसे ही लिखना, और लास्ट वाले 3 में भी 2 प्लस। अब वैसा कि वैसा फैकल्टीज़ के साथ बताएंगे। तो पहले 3 में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो एफ के बाद 2 प्लस कर देंगे तो एच आ जाएगा। ए में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। सी में 2 प्लस करेंगे तो सी 3 नंबर पे यहाँ पर क्या ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन वाले बीच वाले को वैसा कि वैसा लिखेंगे। जैसे यू है तो यू को भी क्या करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर एल है तो एल को क्या करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर यू को भी हमने क्या करा था, वैसा ही लिखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या एल है तो एल का भी हम क्या करेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। और टी को भी क्या करेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। बीच वाले 3 को हमने वैसा ही लिख लिया। और वापस से 2 प्लस करेंगे। आई में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा। ई में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। एस में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर यू आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहाँ पर है। यहाँ पर एच सी ई हमें ऑप्शन में दिख रहा है। यू एल टी ये भी ऑप्शन में दिख रहा है। के जी यानी कि हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस हमें प्रॉपर लॉजिक का पता करना है कि इसमें क्या लॉजिक है, किस तरीके से माइनस हो रहा प्लस हो रहा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी एक खास कोड भाषा में ऑनलाइन प्लस यहाँ पर देयर को 11 लिखा गया है, और यहाँ पर कह रहा है कि फ्री प्लस न्यू को 7 लिखा गया है। इस कोड भाषा में यहाँ पर हेल्प प्लस स्टूडेंट्स को किस प्रकार यानी कि
क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। तो ये भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास लेटर का कुछ संख्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है, तो यहाँ पर लेटर का कुछ हमें यहाँ पर संख्या दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब लेटर का कुछ संख्या दिया तो उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, या फिर अपोजिट करके प्लेस वैल्यू लिखते हैं, या फिर उसे गिन कर भी हम बताते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्या दिख रही है तो और बीच में प्लस भी लगा, तो यहाँ पर हम गिन के बताएंगे। गिन के कैसे देखिए, जैसे ऑनलाइन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी जो ऑनलाइन है इसमें कितने 6 लेटर है। दियर में देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने लेटर है, 5 लेटर है, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और 11 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर पता करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फ्री में 1 2 3 4, फ्री में कितने लेटर है, तो आपको हो गए 4 लेटर है। इधर न्यू में 1 2 3, तो यहाँ पर कितने लेटर, यहाँ पर 3 लेटर है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर भी 7 हो जाएंगे, और 7 यहाँ पर दिया है, और उधर देखेंगे तो हमें यहाँ पर 11 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने लॉजिक का पता कर लिया। अब यहाँ पर इसी प्रकार हेल्प प्लस स्टूडेंट का बता देंगे। तो हेल्प में 1 2 3 4 लेटर है, तो 4 को लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, तो 8 को लिख लेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 8 4 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 8 4 12 होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका जो सही जवाब होगा वो 12 होगा। ऑप्शन में देखिए 12 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आसान सा प्रश्न है, कभी कभी आसान से प्रश्न भी हमें परीक्षाओं में नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि प्रेशर होता है उसके कारण हम नहीं बना पाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो बताइए, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, तो उस एक का चयन करके आपको यहाँ पर बताना। तो कौन सा अलग है, कोशिश कीजिए सबसे पहले तो आप अपनी ओर से प्रश्न को सोल्व करने की। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ संख्या लिखी हुई मिल रही है। क्या संख्या लिखी हुई मिल रही है, तो आपको होगा यहाँ पर 784 961। अगर हम देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो आपको हो गए 784 28 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 28 का वर्ग है। 961 किसका वर्ग है, तो ये 31 का वर्ग है। तो ये दोनों के दोनों वर्ग है, ठीक है, ये दोनों के दोनों वर्ग है। नीचे देखेंगे 1764, ये किसका वर्ग है, तो आपको पता होगा कि जो 1764 है यानी ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 42 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो आपको हो गया ये हमारा 42 का वर्ग है, ठीक है, किसका 42 का वर्ग है, तो यहाँ पर मैं 42 का वर्ग लिखता हूँ। 1849 किसका वर्ग है, तो आपको हो गया ये हमारा 43 का वर्ग है। किसका है, 43 का वर्ग है, तो 43 का वर्ग बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1156, ये किसका वर्ग है, तो 1156 ये 34 का वर्ग है। किसका है, 34 का वर्ग है। और यहाँ पर 1225 को देखेंगे तो ये 35 का वर्ग है। कितना है, 35 का वर्ग है। नीचे देखेंगे 1521, ये किसका वर्ग है, तो आपको ये 39 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो ये हमारा 39 का वर्ग है। अब यहाँ पर देखेंगे 1600 आपको पता होगा ये 40 का वर्ग है। किसका है, तो ये हमारा 40 का वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर संख्या को देखें तो सभी में वर्ग ही वर्ग है, तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएं, तो ध्यान से देखिए 39 से 40, यहाँ पर 34 से 35, यहाँ पर 42 से 43, लेकिन यहाँ पर 28 से 31, मतलब यहाँ पर 3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, तो यहाँ पर आपको कहोगे 3 का है, और इसमें 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है। तो बाकी में सभी में 1 का अंतर है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाले में 3 का अंतर है। वर्ग होता है लेकिन 3 का अंतर है, तो यही वाला विषम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको इस तरीके से फिर देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि असंगत अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर भी वैसा कि वैसा है, जैसे 4 विकल्प हैं, यहाँ पर लेटर है, इन लेटर में से अलग कौन सा अक्षर समूह में ये आपको बताना, ठीक है। पहले संख्या थी, अभी यहाँ पर लेटर है। ये हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है। और बाकी हाँ, मुझे ये कमेंट करके बताओ कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए हमने ये 24 नंबर का प्रैक्टिस है, इसके बाद मैं 25 नंबर का दूंगा, उसके बाद 25 प्रैक्टिस सेट, तो ये हम सभी एग्जाम के लिए क्लियर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर वापस से शुरू करेंगे जो यूपी पुलिस की एग्ज़ाम है जून में,
उसके देखेंगे। तो क्या मैं यूपी पुलिस का शुरू करूं, मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी शुरू करूं और अच्छे से प्रश्नों को करवा दूं, ठीक है। तो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करें या नहीं करें, वैसे मैंने यहाँ पर मैंने पोल भी रखी है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर इस वीडियो में कमेंट करके बता दो कि हाँ सर यूपी पुलिस का आप शुरू कर दो, ठीक है। वहाँ पर भी हम सभी टाइप के प्रश्नों को कवर कर लेंगे, केवल यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बता दो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी वहाँ पर भी अदर भी देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम अलग पहचान करेंगे, जिससे अगर ध्यान से देखेंगे तो TW, यहाँ पर TW कितना प्लस है, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 प्लस है। कितना प्लस है, तो यहाँ पर 3 प्लस है। PS यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी आप कहोगे 3 प्लस है। MN यहाँ पर MP M13 पे P16 पे यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस है। JM यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस है। कितना प्लस है, 3 प्लस है। तो अभी तक तो हमें यहाँ पर सभी में 3 प्लस दिख रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे कैसा लिखा है। 3 प्लस तो हमें पहले 2 लेटर में दिखा है, आगे चेक करते हैं। आगे देखिए W से G, क्या W से G हमें यहाँ पर कितना प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे W से G मतलब बहुत ज़्यादा प्लस होता हुआ दिखाई रहा है। P से N मतलब माइनस हो रहा है। M से Q यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है, तो इन दोनों में एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में देखते हैं तो यहाँ पर कितना G से D मतलब कितना माइनस है, तो G हमारा 7 पे, D 4 पे, मतलब यहाँ पर 3 माइनस है। इन दोनों में देखते तो यहाँ पर कितना माइनस है, तो आपको K 11 पे, यहाँ पर 2 माइनस है। कितना माइनस है, 2 माइनस है। फिर यहाँ पर N से K को देखें तो N 14 पे, K हमारा 11 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें कितना 3 माइनस है, यहाँ पर कितना है 3 माइनस है। उसके बाद नीचे देखेंगे, नीचे कितना माइनस हो रहा है, तो नीचे देखने पर यहाँ पर देखिए Q से N, तो Q 17 पे, N 14 पे, यानी कि यहाँ पर भी 3 माइनस है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें कितने माइनस है, यहाँ पर 3 माइनस है, यहाँ पर 3 माइनस है, वहाँ पर भी 3 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी में 3 माइनस दिख रहे हैं, केवल सिवाय इस चीज़ को छोड़कर। तो इसमें लास्ट में 2 माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब ये असंगत समूह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको इस तरीके से देखना है कि लेटर एक के बाद कैसे लिखे हुए दिख रहे हैं समूह में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। आप 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि 7F6F1 बराबर 176 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 8F4 बराबर 482, तो यहाँ पर 3F1F8 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 7F6F1 बराबर 176 लिखा है और 8F2F4 बराबर 482 लिखा है, तो 3F1F8 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले पता करना है कि 176 कैसे लिखा और 482 कैसे लिखा है, और उसी प्रकार से वहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, एक तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपस में गुणा, भाग, प्लस, माइनस करके लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको देखिए जो संख्या यहाँ पर 7 से 1 है वही की वही यहाँ पर भी आपको दिख रही है। तो क्यों ना यहाँ पर हम पलटा के लिखेंगे, जिसे इसको आगे करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में लाते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 7 आ जाएगा, इसको यहाँ पर लेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसा करके यहाँ पर 176 बन जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, इसको आगे करना है तो 4 आ जाएगा, इसको हमें यहाँ पर लाना है तो 8 आ जाएगा, और इसको भी यहाँ पर पीछे लाना है तो 2 आ जाएगा। ऐसा करके हमने यहाँ पर भी 482 का पता कर लिया है। तो यहाँ पर क्रॉस करके उन्हीं को पलटा के लिखा गया है। सेम तरीके से पहले वाले को क्या करेंगे, हम आगे कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि हमें सेम लॉजिक लगाना। तो पहले वाले में 8 आ जाएगा, फिर शुरू वाले को दूसरे नंबर पे ले लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो बीच में उसको हम पहले यहाँ पर लास्ट में ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर 831 हो रहा है। क्या आपको यहाँ पर 831 ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर इस तरीके से सोल्व करने पर ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ सकता था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर समूह ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपके सामने एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आपको एक अक्षर समूह ज्ञात करना है, ठीक है। अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर कौन से अक्षर समूह होंगे, तो यहाँ पर ABC ही लिखे हैं, बस किसी में ज़्यादा किसी में कम, किसी में ज़्यादा किसी में कम लिखे हैं। तो यहाँ पर हम एक एक को देख के पता कर लेते हैं। सबसे पहले ए को देखेंगे तो यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब 100% यहाँ पर भी 3 ए होंगे। तो 3 ए अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2 ही ए है। क्या ऑप्शन नंबर ए बी हो सकता? ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ए होना चाहिए वहाँ पर भी। अब यहाँ पर हम बी को चेक करते हैं। इसमें 1 बी है, यहाँ पर 2 बी है और यहाँ पर 4 बी है। मतलब इसका 2 गुना 2, इसका 2 गुना 4, यहाँ पर 8 बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर कितने 1 बी है, यहाँ पर कितने 2 बी है, यहाँ पर कितने 4 बी है। इसका मतलब यहाँ पर 8 बी होना चाहिए। कितना 8 बी। तो 8 बी गिन लीजिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं हो सकता। तो इस बी से ही हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच हो गया है। ठीक है, लेकिन हम सी को भी चेक कर लेते हैं। एक बार सी को देख लीजिए। सी यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने सी है? तो आप कहोगे इसमें जो सी दिखाई दे रहे वो कितने दिखाई दे रहे? 8 दिखाई दे रहे, तो 8 सी होगा। यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है तो 4 सी है। इसमें 2 है, इसमें कितने 2 है। तो आप कहोगे इधर से जैसे 1 से 1 2 4 हुआ था वैसे उधर से अब यहाँ पर जो सी अगला होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। तो 1 सी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 8 बी हमें दिखाई दे रहा है और 3 ए भी दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको बस ध्यान से देखना था, बाकी कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। उस चिन्हों को चुनिए जो एट द रेट वाले फलक के सम्मुख फलक पर आएगा। मतलब हमें 3 पासे दिए हैं और इन 3 पासों में एट द रेट, यहाँ पर एट द रेट का विपरीत कौन सा लेटर है ये आपको बताना, कौन सा चिन्ह है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। कॉमन सतह कैसे देखते हैं ये आपको पता होगा। तो पहले 2 पासों में कॉमन सतह हम देखते हैं कि इनमें कॉमन सतह क्या है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो हमें कॉमन सतह दिखाई दे रहा है वो हैश दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? हैश दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर हम हैश को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले पासे का हैश है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये दूसरे पासे का हैश है। ठीक है, ये मैंने दोनों ही यहाँ पर हैश बना दिए, ये पहले पासे का और दूसरे पासे का। अब हम कॉमन से चलेंगे घड़ी की दिशा में। पहले पासे में चलेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर ओ मिला। तो वैसा कि वैसा बना लेंगे प्रतिशत, यहाँ पर जैसा मिला था वैसा कि वैसा लिख लेंगे प्रतिशत, और हमें यहाँ पर लास्ट में ओ मिला था। दूसरे में कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर एंड मिल रहा है, आगे चलेंगे तो एट द रेट मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एंड मिला तो एंड को बना लेंगे, और फिर हमें यहाँ पर एट द रेट मिला तो एट द रेट को ले लेंगे। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, आमने सामने कर देंगे। तो आमने सामने कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ओ के सामने एट द रेट है, प्रतिशत के सामने एंड है, और इसके सामने जो चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक चिन्ह हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का है, ये नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक है इसको यहाँ पर हम हटा देंगे। हमें यहाँ पर एट द रेट का पूछा और एट द रेट के सामने कौन है? ओ है। तो एट द रेट का जो विपरीत होगा वो ओ होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर प्रतिशत का भी पूछा जाता तो आप आसानी से बता देते एंड, अगर आपको यहाँ पर हैश का पूछा जाता तब भी आप यहाँ पर आसानी से बता देते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करें। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है। इस श्रृंखला में किन लेटरों को भर देंगे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ऐसी श्रृंखला को हम क्या करते हैं, गिन के खंडक बना के सोल्व करते हैं, या फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, किस रिक्त स्थान के बाद कौन सा लेटर है और किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है, ये आपको देखना है। कि जैसे यहाँ पर देखिए एम के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है और आर से पहले, मतलब एम और आर के बीच में रिक्त स्थान है। तो एम और आर के बीच में कौन सा लेटर लिखा हम ये देखेंगे। तो आप कहोगे यहाँ पर एम और आर के बीच में पी लिखा है, यहाँ पर भी एम और आर के बीच में पी लिखा है, इसका मतलब वहाँ पर भी पी होना चाहिए। अब ये 100% नहीं हो सकता कि पी ही होगा, लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं भर के। ठीक है, पी को भरा, हमारे यहाँ पर जोड़े बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर आर और जे के बीच में, आर और जे के बीच में रिक्त स्थान है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आर और जे के बीच में कौन सा लेटर है। तो आप कहोगे कि आर के बाद अगर हम देखते हैं तो आर के बाद यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है,
और जे के बाद देखेंगे, मतलब जे से पहले तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे आर से बाद, आर के बाद तो यहाँ पर भी एस दिखाई दे रहा है आर के बाद, तो वहाँ पर भी 100% इस हिसाब से एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एस को भर देते हैं। तो अभी देखिए JTMPRS, वापस से यहाँ जे शुरू हो रहा, मतलब हम यहाँ पर खंड बना देंगे। यहाँ पर JTM, तो यहाँ पर भी JTM को भर देंगे, तो JTM, एम के बाद P था तो P है RS, तो यहाँ पर भी एक खंड बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी J को भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? J को भर देंगे, तो JTMPR, यहाँ पर S को भर देंगे तो वापस हमारा एक और जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर T को भर देंगे तो JTMPRS, ठीक है। तो हमारा जो जोड़ा है समान बन चुका है। JTMPRS, यहाँ पर भी JTMPRS, यहाँ पर भी JTMPRS, यानी कि सभी में JTMPRS JTMPRS JTMPRS। तो सबसे पहले हमने किसको भरा था? यहाँ पर हमने P को भरा। फिर हमने किसको भरा? तो P के बाद हमने यहाँ पर देखिए S को भरा, तो S को लेंगे। S के बाद हमने किसको भरा? M को भरा, तो M को ले लेंगे। M के बाद हमने यहाँ पर J को भरा। J के बाद हमने यहाँ पर S को भरा। किसको भरा था? हमने यहाँ पर S को भरा, और इसके बाद हमने यहाँ पर टी को भरा। तो ये जो हमने लेटर को भरा ये आपको ऑप्शन में देखना है। तो PSM JST ये हम ऑप्शन में देखेंगे। PSM, तो ये हमें ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ST की बहन है, RS का भाई है, UW की पत्नी है, TU का पिता है, TW से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न, रक्त संबंध का प्रश्न। कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि बड़ा छोटा उसको ऊपर नीचे लिखते, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए ST की बहन है, इतना सा पढ़िए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो S है वो T की बहन है, ST की बहन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? S को T की बहन बनाएंगे। तो S कौन है? T की बहन है, तो ST की बहन है, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे क्योंकि वो लड़की है। उसके बाद आगे प्रश्न को पढ़ेंगे कि RS का भाई है। R जो है वो S का भाई है, तो RS का भाई है, तो यहाँ पर हम R को S का भाई बना लेंगे। और ये भाई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। तो RS का भाई है। आगे देखिए, आगे कह रहा कि UW की पत्नी है। जो U है वो W की पत्नी है, ठीक है। ये आपस में पति पत्नी है। और आगे देख लेंगे तो TU का पिता है। T जो है U का पिता है, ठीक है। यहाँ पर बना लेंगे कि TU का पिता है, तो यहाँ पर U का पिता है, कौन है? TU का पिता है, तो इसको मतलब U को हम कहाँ पर लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, क्योंकि T जो है U का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस बना लेंगे। अब आपने यहाँ पर पॉइंटर देखा होगा W, यहाँ पर देखिए UW की पत्नी है। UW की पत्नी है, तो ये पत्नी हो जाएगी किसकी? तो ये W की, तो यहाँ पर बराबर का जोड़ा बनेगा। और किसकी? W की, ठीक है। तो यहाँ पर W की पत्नी U है, तो ये कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। तो ये आपस में पति पत्नी है, ठीक है। ये आपस में पति पत्नी है। और यहाँ पर आपको अभी सभी का डायग्राम बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर TW से कैसे संबंधित है, यानी कि जहाँ पर भी इससे लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि W का T क्या लगेगा। तो ये W कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो W का T क्या लगेगा? तो आप कहोगे कि ये क्या है? W एक लड़का है, उसकी ये पत्नी है, और पत्नी का ये पिता है। तो अपनी पत्नी का पिता अपना क्या लगता है? आप बताइए, अपनी पत्नी का पिता अपना क्या लगता है? तो आप कहोगे ससुर लगता है। तो यहाँ पर W का मतलब T का TW से कैसे संबंधित है? तो W का T क्या लगेगा? तो आप कहोगे ससुर लगेगा। तो W का T ससुर लगेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A वाला सही जवाब होगा, ठीक है। वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। यहाँ पर हमें कथन दिए 3 और उसके यहाँ पर 3 निष्कर्ष भी दिए हैं। तो सबसे पहले आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कथन को समझते हैं। यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि कुछ C, यानी यहाँ पर ये C है, ठीक है। यहाँ पर मैं C बनाता हूँ, ये क्या है? तो ये C है, ठीक है। ये क्या है? C है। तो अब कथन का कहना है कि कुछ C क्या है? P है। ये कह रहा है कि कुछ C क्या है? P है। तो यहाँ पर हम कुछ C को P बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ C को हम क्या करते हैं? P बनाते हैं। तो कुछ हिस्सा C के लेकर हमने कुछ C P बना लिया। उसके बाद आके देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी C, जो कोई भी C है, ठीक है, कोई भी C T नहीं है। इसका कहना है कि कोई भी C T नहीं है। तो कोई भी C T नहीं है, इसका मतलब ये है कि C और T का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है।
तो यहाँ पर टी को हम अलग बनाएंगे और इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, तो यहाँ पर मैं संभावना वाला टी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं संभावना वाला टी बना देता हूँ, ऐसा भी बन सकता है। फिर नीचे देखेंगे, नीचे कह रहा है कि सभी पी, जितने भी पी, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी के सभी पी क्या है, तो इसका कहना है कि सभी के सभी जो पी है वो क्या है, तो सभी के सभी पी यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी के सभी पी को हम क्या करेंगे, एस के अंदर बना लेंगे, ठीक है। एस के अंदर बना लेंगे इस प्रकार का। तो सभी की सभी पी क्या है, एस है, तो यहाँ पर मैंने एस के अंदर पी को बना लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है। हालांकि आप इसको मिटा भी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। ये संभावना में बताया था कि टी इधर साइड भी बन सकता है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या करा, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले निष्कर्ष को देखिए, सभी एस, यहाँ पर कह रहा है कि सभी एस के सी होने की संभावना है। तो जितने भी एस से सभी के सभी सी होने की संभावना है, तो सभी के सभी की सी होने की संभावना हो सकती है क्या। तो जहाँ पर हमें पहले ही कुछ कुछ का ऑप्शन दे रखा है, तो सभी की सभी तो होने की संभावना है ही नहीं, सभी एस के सी होने की संभावना तो नहीं है, तो ये गलत है, संभावना नहीं है। फिर हम दूसरे को देखते हैं, दूसरा कह रहा है कम से कम कुछ टी सी नहीं है, कम से कम यहाँ पर कुछ टी सी नहीं है, कुछ टी सी नहीं है कम से कम। तो इसका मतलब क्या, कुछ टी सी नहीं, जब पहले ही कोई संबंध नहीं कहा तो ये कैसे हो सकता। तो यहाँ पर भी हमारे पास कम से कम कोई भी सी टी नहीं है, तो ये भी बात थोड़ी संभावना में देखा जाए तो सही है, और ऊपर वाला भी संभावना के हिसाब से तो ठीक ही है। नीचे वाले को देखेंगे तो कुछ पी क्या है, टी नहीं है, जो कुछ पी है वो टी नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कुछ पी टी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये बात सही है कि कुछ पी टी नहीं होगा, क्योंकि टी का डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष को अगर ध्यान से देखते हैं, अगर हम यहाँ पर निष्कर्ष को ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष है वो सभी के सभी फॉलो कर रहा है, क्योंकि सभी ऑप्शन में संभावना ही चल रही है। क्योंकि देखिए सभी एस के सी होने की संभावना है, तो हो भी सकता है कि सभी एस के सी होने की संभावना, इसका मतलब ये है कि ये जो एस का डायग्राम है, क्या कहा था कि सभी पी एस है, तो एस का जो डायग्राम है वो ऐसा भी बन सकता था, ऐसा। तो ये संभावना तो है, ठीक है, संभावना है कि मतलब हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सभी एस पी है, ठीक है, सभी की सभी पी एस है, इसका मतलब हमें तो पी को एस के अंदर लेना, तो डायग्राम क्या ऐसा नहीं बन सकता है, तो बन भी सकता है कि सभी की सभी एस पी है, तो ये तो ठीक है, सभी के सभी एस है, तो फिर संभावना ये भी बनती है कि सी भी इसके अंदर आ जाए, तो ऐसा भी बन सकता है। तो संभावना के हिसाब से ये सही है। और कम से कम कुछ टी सी नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि ऐसा भी यहाँ पर डायग्राम बन सकता है, तो कम से कम कुछ टी सी नहीं है, तो ये बात तो सही है कि जब कम से कम नहीं है तो ये हो भी सकते थे, तो इसलिए ये भी बात सही है कि कम से कम ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पी टी नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पी टी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हो भी सकते हैं कुछ और कुछ नहीं भी, तो ये भी संभावना में चल रहा है, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब जो निष्कर्ष है वो तीनों की तीनों अनुसरण करते हुए हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, तीनों की तीनों दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होना चाहिए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द ए एन ओ यानी कि अनोदर में प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अर्थात अंतिम अक्षर जेड से शुरू करते हुए व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। अपरिवर्तित परिवर्तित वाले पिछले 2-3 प्रैक्टिस सेट में मैं लगातार करवा रहा हूँ और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो इसका ये कहना है कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अनोदर लिखा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अनोदर को लिख लेता हूँ, ठीक है। अनोदर को लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो अनोदर को लिखने के बाद हमें उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में, उल्टे क्रम में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें उल्टे क्रम का मतलब इसने कहा भी कि जेड से शुरू करते हैं, मतलब जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे आना आपको उल्टा। तो यहाँ पर सबसे बड़े को हम पहले लिखेंगे, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे टी है, तो यहाँ पर हम टी को सबसे पहले लिखेंगे। टी के बाद कौन है, तो टी के बाद आर है, तो यहाँ पर हम आर को सबसे पहले लिखेंगे। आर के बाद आर से पहले कौन है, तो फिर ओ है, तो हम ओ को ले लेंगे।
फिर एन है तो एन को ले लेंगे, एन के बाद एच है तो यहाँ पर हम एच को ले लेंगे, एच के बाद ई है तो हम यहाँ पर ई को ले लेंगे, ई के बाद लास्ट में ए आ जाएगा। तो ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन कौन सा क्रम था आप कहोगे उल्टा, जेड से शुरू होने वाला। अगर हमें यहाँ पर सीधा ही रहता तो हम क्या करते, सबसे पहले ए को लिखते, फिर ई एच एन ओ आर टी ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने का अपरिवर्तन स्थान रहा, अपरिवर्तन इनकी आमने सामने होना चाहिए। तो ये आमने सामने नहीं है, ये भी आमने सामने नहीं है, ये है, ये भी आमने सामने नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी आमने सामने नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ओ का स्थान अपरिवर्तित है, एच का स्थान अपरिवर्तित है और ई का स्थान अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर 3 का स्थान अपरिवर्तित है और 4 का स्थान परिवर्तित है। तो यहाँ पर कितने का, 3 का अपरिवर्तित है। तो 3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अपरिवर्तित पूछा था। अगर आपको यहाँ पर परिवर्तित पूछा जाता तो आप 4 बताते हैं, लेकिन अपरिवर्तित पूछा तो 3 अपरिवर्तित है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि दी गई आकृति श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो बताइए इस आकृति श्रृंखला में ये अगली संख्या यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगली आकृति कौन सी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए कि अगली आकृति कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अगर हम एक ही चीज़ को देख लेते हैं, ऑप्शन एलिमेंट करेंगे, ये गोल वाला यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर पूरा भरा है, ब्लैक है, फिर खाली है, फिर ब्लैक, यानी यहाँ पर जो बीच वाला आना चाहिए वो पूरा की पूरा क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे पूरा की पूरा ब्लैक आना चाहिए, क्योंकि एक बार खाली एक बार ब्लैक, एक बार खाली एक बार ब्लैक, तो यहाँ पर भी ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, अब ब्लैक वाला अगर हम ऑप्शन में देखते तो आप ऑप्शन एलिमेंट कीजिए, इसमें वाइट है नहीं होगा, इसमें वाइट है नहीं होगा, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे जेड है, इधर वाई है, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो इधर सी है, यहाँ पर एक लेटर और आएगा, तो कौन सा आएगा, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, मतलब ध्यान से देखो यहाँ पर ए है, अगला बी बना तो यहाँ पर चले गया, अगला सी बना तो यहाँ पर चले गया, तो अगला डी बनेगा तो यहाँ पर चले जाएगा। अब डी यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, तो आप कहोगे डी यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने डी को ले लिया, उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, लेकिन एक बार और हम यहाँ पर देखिए बी को हटा दूँ मैं, यहाँ पर देखिए जेड को देखेंगे तो जेड से यहाँ पर वाई आया, वाई के बाद यहाँ पर एक्स आया, तो एक्स के बाद यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा और यहाँ पर डी आ रहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से वहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, आप थोड़ा सा सोल्व करते तो आसानी से बता देते। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यानी यहाँ पर आपको फेफड़े दिया है, वृक्क दिया है, जीभ दिया है, आँख दिया है, नाक दिया है, इनको आपको तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब या तो बड़ा से छोटा, ऊपर से नीचे, या कोई भी इनका आप स्थान बता सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पर हम बड़ा सा छोटा देखेंगे, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर वृक्क होता है, सबसे बड़ा वृक्क होता है, तो यहाँ पर हम दूसरे नंबर वाले को पहले लेंगे। उससे छोटा, तो उससे छोटा आप कहोगे फेफड़े होते हैं, तो उससे छोटे फेफड़े यानी कि 1 नंबर वाले को ले लेंगे। उससे छोटा जीभ, आँख, नाक, तो उससे छोटी जीभ होती है, तो यहाँ पर हम 3 नंबर वाले को लेंगे। जीभ के बाद क्या होता है, तो जीभ के बाद आँख या नाक, तो आप कहोगे आँख तो लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि उससे आँख से बड़ा तो नाक होता है, तो यहाँ पर हम 5 नंबर वाले को ले लेंगे। और लास्ट में कौन सा आएगा, तो लास्ट में आँख आएगा, तो आँख 4 नंबर वाला। तो ये वाला ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 21, 35, 4 ऑप्शन में देखिए, 21, 35, 4, 2, 1, यहाँ पर देखेंगे 2, 1, 3, 5, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी नीचे होना था, लेकिन ये कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला ऑप्शन नंबर, ये वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न आपको समझना होगा, अच्छा सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न से काफ़ी सारे स्टूडेंट डरते भी है, भागते हैं, लेकिन ये सरल प्रश्न होता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न यहाँ पर देखिए, 6 लड़के B1, B2, B3, B5, B4, B5, B6 से एक आयतकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे। मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं कहा है, यहाँ पर लोग बैठे हैं। ठीक है, कौन बैठे, तो 6 लड़के हैं। कौन लड़के, ये 6 लड़के हैं, B1, B2, B3, B4, B5 और यहाँ पर B6 है। मतलब B1 से B6 तक लोग हैं, वो आयतकार मेज के चारों ओर मेज के
केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हैं। तो यहाँ पर अब हम बैठे हैं तो ये देखेंगे कि B1 से B6 तक लड़के हैं और किस में बैठे हैं तो आयतकार। आयतकार कैसा होता है तो आप कहोगे आयतकार ऐसा होता है, ये आयत है। ठीक है, ये इसमें बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? इसमें बैठे हैं। टोटल कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। अब प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि दो लड़के मेज की प्रत्येक लंबी भुजा पर, और यहाँ पर कह रहा है कि दो लड़के मेज की प्रत्येक लंबी भुजा पर बैठे हैं, मतलब एक यहाँ पर बैठा होगा, एक यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, दो लड़के, क्योंकि इसने कहा कि लंबी भुजा, तो लंबी भुजा यही है। उसके बाद प्रत्येक मतलब इधर वाले पे भी 2 होंगे, इधर वाले पे 2 होंगे, प्रत्येक मतलब दोनों लंबी भुजा। आगे प्रश्न कह रहा है कि और एक लड़का मेज की प्रत्येक छोटी भुजा पर बैठा है, मतलब एक लड़का मेज की प्रत्येक छोटी भुजा पर बैठा है। इसका मतलब ये है कि एक लड़का इधर बैठा होगा, तो यहाँ पर देखिए एक लड़का इधर बैठा होगा तो एक लड़का इधर भी बैठा होगा। तो ये टोटल 6 लोग हो चुके हैं। 2 लोग प्रत्येक लंबी भुजा पर, एक लड़का प्रत्येक छोटी भुजा पर। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पर हमें बिठाना कि प्रश्न क्या क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बिठाएंगे। ठीक है, पढ़ के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है कि B1 B6 के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो B1 है B6 के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लो यहाँ पर हम B1 को बिठा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने B1 को बिठाया। B1 B6 के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सब। ठीक है, तो B6 के बाईं और दूसरे स्थान पर, इसका मतलब ये है कि अगर मैं B6 को यहाँ पर बैठाऊँगा तो यहाँ पर इसके दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा B1। ठीक है, आगे प्रश्नों को पढ़िए। आगे कह रहा कि B4 5 यानी कि B5 के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो B4 है B5 के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। B4 जो है B5 के बाईं ओर, तो B4 को कहाँ पर बिठाएंगे तो B5 के बाएं और दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं B4 को बिठा देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँ B5 को बिठा दूंगा, B5 को यहाँ पर बिठा दूंगा। तो ये इसके बाएं ओर ये भी दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ये वाला B4। ठीक है, ये भी बाएं ओर से दूसरे स्थान पर। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि B5 B6 और B2 का सन्निकट पड़ोसी है। सन्निकट यानी कि B5 जो B6 और B2 का, तो ये B6 तो है ठीक है के पास में, इसका मतलब ये है कि B2 यहाँ पर आ जाएगा। B2 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाए, तब ये सन्निकट पड़ोसी हो जाएगा B5। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि B5 B4 के सामने नहीं बैठा है। जो B5 है वो B4 के सामने नहीं बैठा, तो B4 यहाँ पर है, इसके सामने नहीं बैठा, तो ये सही है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि B1 छोटी भुजा पर नहीं बैठा है। जो B1 है वो छोटी भुजा पर नहीं बैठा, तो इसका मतलब ये बड़ी पर बैठा है, तो ठीक है, ये भी बड़ी पे बैठा है। अब एक हमारे पास एक और लड़का बच चुका है, वो B3 है, तो B3 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जैसा प्रश्न कहा था वैसा बिठा लिए हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि लड़कों का कौन सा युग्म आयतकार के मेज की छोटी भुजा पर बैठा है। लड़कों का कौन सा युग्म आयतकार के मेज की छोटी भुजा पर बैठा है, मतलब हमें इनको लेना ही नहीं, इनको नहीं लेना, ये तो बड़ी भुजा है, हमें छोटी भुजा पर बताना है। तो छोटी भुजा पे B2 B4 बैठे हैं। कौन बैठे हैं? B2 B4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा समझ के सोल्व करना था, बस मैं समझाने के चक्कर में आपको धीरे से समझाया हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज़ को जिस तरह से काटा गया है उसे निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है। अनफोल्ड होने पर यह पेपर यानी कि संबंधित विकल्प में से कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है। तो ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है और हमें यहाँ पर मोड़ने का क्रम भी बताया गया है। अगर इस आकृति को यहाँ से हम इतना मोड़ देंगे, ये कह रहा है कि ये इस साइड मोड़ो, तो इधर मोड़ देंगे तो यहाँ पर जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो भी आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। इधर वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो आपको ऐसे सामने की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये इधर वाला जो आपको ऐसा सामने की ओर तिकोना दिखाई देगा और ये बिंदी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब ये वाला अगर हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? आमने सामने भी होना चाहिए और दोनों बिंदियाँ भी होना चाहिए।
तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो दोनों ऑप्शन में यहाँ पर हमें परफेक्ट मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन में हमें यहाँ पर मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला नीचे जा रहा है, क्या नीचे जाएगा ऊपर से? नहीं जाएगा, तो बी नहीं होगा। यहाँ पर दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्या एक ही डायरेक्शन में रहेंगे? नहीं रहेंगे, तो ए नहीं होगा। यहाँ पर भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकाल दिया गलती और ये 3 ऑप्शन हटा दिया है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था डी वाला, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्मों को चुनिए जिसमें शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार निम्नलिखित युग्म में शब्द एक दूसरे से संबंधित थे। यानी यहाँ पर हमारे पास शब्द एनालॉजी का प्रश्न है, संबंध देखने वाला। यानी यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पर भूटान और थिम्पू का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार का संबंध किस विकल्प में ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पता कीजिए कि भूटान और थिम्पू का आपस में क्या संबंध है। तो भूटान एक क्या है? देश से, और उसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान एक देश है और देश की राजधानी यहाँ पर दी है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे ऑप्शन में। तो अभी ऑप्शन में देखिए इस प्रकार का कहाँ पर मैच हो रहा है। तो रोम इटली, आप कहोगे रोम तो इटली की राजधानी, यहाँ पर संबंध तो है लेकिन उल्टा वाला है कि रोम इटली की राजधानी, जबकि इटली इस साइड और रोम उस साइड होता तो ये इससे मैच हो जाता, लेकिन ये उल्टा है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अभी तक ये उल्टा है तो नहीं हो सकता। उसके बाद चीन का संबंध हांगकांग से दिया है, जबकि आपको पता होगा कि चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की बीजिंग है, हांगकांग नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये भी इसके जैसा मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर दिया है पाकिस्तान का इस्लामाबाद दिया है, तो क्या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है? तो आपको हो गया हाँ है, मतलब ये वाला मैच हो रहा है कि यहाँ पर पहला देश है और दूसरा उसका राजधानी है, तो ये मैच हो रहा है। नीचे देखेंगे बांग्लादेश का टका दिया, जबकि बांग्लादेश का जो टका है वो मुद्रा है, ना कि इसकी राजधानी। राजधानी कौन है? तो बांग्लादेश की ढाका है, ये आपको पता होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसके जैसा जो मैच हो रहा है वो ऑप्शन नंबर सी वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम प्रश्न 21 पे। यानी जो 21 नंबर का प्रश्न है इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर राइट में आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख लीजिए। अगर अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती तो ऊपर जाके आप देख लीजिए, साइड में आपको वीडियो दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने कितने प्रश्न सही किए हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और बाकी यूपी पुलिस का जो मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करूं, मैंने पूछा है आपसे, तो उसका मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो।